गाइस, मैं जय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे एग्रो में। गाइस, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम हॉर्टिकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि उद्यान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्स कंडीशंस या फिर प्रतिकूल परिस्थितियां देखेंगे जो फलों और सब्जियों पर पड़ती है। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो फलों और सब्जियों पर प्रतिकूल परिस्थितियां या जो एडवर्स कंडीशंस पड़ती है। अब एडवर्स कंडीशन क्या क्या होती है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पाला, लू, जलभराव, सूखा, और क्या हो जाता है जो भी हानिकारक होती है चीज़ें, ये सब क्या होती है एडवर्स कंडीशंस होती है जो फसलों पर क्या करती है, फलों और जो सब्जियों के प्लांट्स है उन पर हानिकारक प्रभाव दिखाती है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे या फिर चर्चा करेंगे इन पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है आज का वो है पाला, और पाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं पाले को इंग्लिश में। तो क्या हो गया, पाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए ना, पाले को इंग्लिश में फ्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। और दिसंबर जनवरी में जो पाला होता है ये क्या होता है, तो पाला होता है जो दिसंबर जनवरी में तापमान क्या होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस से या इससे भी कम हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी बहुत कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। मतलब जो पाला होता है ये क्या करता है, मतलब बर्फ़ के रूप में जम जाता है पत्तियों की सतह पर, और जिससे जो पत्तियाँ रहती है उसकी जो कोशिकाएँ रहती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों पर हानिकारक प्रभाव दिखाता है। इस वजह से क्या होता है, पाला हानिकारक होता है। तो पाला क्या होता है सब, और पाले को क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। और दिसंबर जनवरी में क्या होता है, पाला क्या होता है, तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। तो दिसंबर जनवरी में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसे पाला कहते हैं। और पाला कहते हैं। तो पाला कैसे प्रभाव करता है फसलों को, ये देख लिया कैसे प्रभाव करेगा। जब ये पाला 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर दिसंबर जनवरी के माह में, तो उससे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। और इससे जो जलवाष्प है, जल के जो कण है वो पत्तियों की सतह पर कैसे हो जाएंगे, बर्फ़ के रूप में जम जाएंगे पत्तियों की सतह पर, और उससे जो पौधों की कोशिकाएं हैं वो मर जाएगी और पौधे भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इससे जो संवेदनशील फसलें हैं, अब वो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो संवेदनशील फसलें मतलब क्या होती है, जिस पर इनका हानिकारक प्रभाव दर्शाती है, वो फसलें कौन कौन सी है। तो संवेदनशील जो फल है वो देखते हैं, पहले फलों में देखते हैं। तो फलों में क्या होता है, जो पहला है पपीता है। पहला सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव किस पर दिखाती है, तो पपीता पर दिखाती है। सबसे ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट जिस पर दिखाती है वो किस पर दिखाती है, पपीता पर दिखाती है। फिर दूसरे नंबर पर आंवला पे, और तीसरे नंबर पे अमरूद पे। तो सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव किस पर दिखाती है, पपीता पर। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट है हो गया ये, मतलब पपीता पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव संवेदनशील फसल होती है पाले के प्रति। और तीसरे नंबर पर कौन सी होती है, अमरूद होती है। दूसरे नंबर पर आंवला होती है। और सब्जियों में टमाटर या फिर जो सोलेनेसी फूल होता है वो क्या होता है, इसके प्रति, पाले के प्रति क्या होता है, हानिकारक होता है, संवेदनशील होता है, मतलब इस पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है पाले का। तो क्या देखा, पाले में दिसंबर जनवरी में जब 0 डिग्री या इससे भी कम तापमान हो जाएगा तो पाला क्या हो जाता है, पत्तियों की सतह पर जम जाता है, उससे कोशिकाएं पड़ जाती है, तो पाला इसे कहते हैं। और पाले के प्रति संवेदनशील फल हो गए पपीता, आंवला, अमरूद। और सब्जियों में हो गया टमाटर या सोलेनेसी कुल। जो सोलेनेसी कुल होता है उसकी जो सब्जियां आती है उसकी वो होता है, क्या होता है, वो संवेदनशील सब्जियां होती है। अब पाले से बचाव के उपाय देखते हैं। तो पाले से बचाव के उपाय क्या क्या है ये देखते हैं। तो पाले से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो दुआ कर देना चाहिए। सुबह के टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें 4 से 5 बजे के बीच में दुआ कर देना चाहिए खेत के चारों ओर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। जो मान लीजिए खेत है आपका, तो खेत के जो उत्तरी पश्चिमी कौन सी है, ये उत्तरी सीमा होगी और ये पश्चिमी सीमा होगी, तो इसके बीच में क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दुआ कर देना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए, दुआ कर देना चाहिए। क्या हो गया, एक बचाव तो दुआ कर देना चाहिए पाले से बचाव के लिए। कब करना चाहिए, खेत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुबह 4 से 5 बजे। कितने बजे करना चाहिए, 4 से 5 बजे सुबह के टाइम पर। और दूसरा क्या है, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो पाला है उसका प्रभाव कम हो जाता है। और तीसरा क्या है, 0 डिग्री मतलब 0.1% 0.1% H2SO4। और H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, एसिड भी बोलते हैं। और जो गंधक का अम्ल है वो मतलब इसका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो 0.1% का क्या करना चाहिए, H2SO4 को गंधक का अम्ल भी बोलते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए पेड़ पौधों पर। तो क्या हो गया, पहला दुआ करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। 0.1% H2SO4 का क्या करना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं। वायुरोधी क्या, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो जो विद्युत हीटर है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विद्युत हीटर क्या होते हैं, तो मतलब खेत के चारों ओर क्या करते हैं, हीटर लगा देते हैं। लेकिन खेतों में ये संभव नहीं होता है। ये क्या होता है, जो छोटे छोटे उद्यान होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, वहाँ पर लगा दिए जाते हैं, हीटर रहते हैं वो। उससे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। तो पाला का जो भी प्रभाव है पौधों पर जो पड़ता है वो कम हो जाता है। ये छोटे छोटे बाग बगीचों के लिए काम में लिया जाता है विद्युत हीटर का प्रयोग। और इसके अलावा क्या करते हैं, जो टाटियाँ बांध देते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं नर्सरी के, विशेषकर जो नर्सरी के पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमरूद का पौधा है, अब ये छोटा पौधा है, तो इसके तरफ क्या होते हैं, जो टाटियाँ रहती है, टाटियाँ तो जानते होंगे आप, जो बबूल वगैरह की बनाई जाती है, उसकी टाटियाँ बांध कर ऐसे तीनों तरफ लगाई जाती है, मतलब दोनों तरफ लगा दी जाती है, खड़ी करके ऐसे टाटियाँ लगाई जाती है, जिससे जो धूप वगैरह है इसके उसका क्या जो जो पाला है उसका इफेक्ट इस पर क्या होता है, कम पड़ जाता है। तो टाटियाँ बांधनी चाहिए। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, विद्युत हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो अब दूसरा है, अब कौन सा है, ये पहला देख लिया तो हमने क्या देखा, जो पाला देखा उसमें पाले का वो देख लिया किस किस पर संवेदनशील फसलें कौन कौन सी थी, फल कौन से थे और सब्जियां कौन सी थी। फिर हमने इसके बचाव के उपाय देखे। बचाव के उपाय में दुआ करना, सिंचाई करना चाहिए, 0.1% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना चाहिए, पेड़ पौधों की सतह पर टाटियाँ बांधनी चाहिए, पेड़ जो छोटे छोटे फल वृक्ष है नर्सरी के उनके ऊपर टाटियाँ लगा देनी चाहिए चारों ओर। और क्या करना चाहिए, विद्युत हीटरों का प्रयोग करना चाहिए, जो छोटे छोटे उद्यान होते हैं वहाँ पर, जिससे भी क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर पाले का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब अगला है दूसरा, क्या है दूसरा, लू क्या, या फिर इसको क्या कहते हैं, सनस्टॉप भी कहते हैं, लू या फिर सनस्टॉप भी कहते हैं, जो लू है इसको। और लू जो है वो क्या है, गर्मी में जो लू है, तो लू किसे कहते हैं, गर्मी के दिनों में, मतलब मई जून के माह में जो गर्म हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। मतलब मई जून के माह में जो गर्म हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और लू को सनस्ट्रोक भी कहते हैं। और जो लू है वो क्या हो गई परिभाषा इसकी, गर्मी के दिनों में उत्तर पश्चिमी माह से पश्चिमी दिशा से चलने वाली जो हवा है उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो मई जून में विशेषकर कौन से दिनों में, गर्मी के विशेषकर कौन से दिनों में, तो मई जून के माह में। कौन से, मई जून के माह में चलने वाली जो उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती है उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब लू से जो बचाव के उपाय है वो पौधों पर क्या क्या बचाव के उपाय है तो देखते हैं। सबसे पहला जो बचाव का उपाय है वो क्या हो गया, जो छोटे छोटे नर्सरी के जो पौधे होते हैं उन पर क्या करना चाहिए, चूने का लेप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पौधा है छोटा, अब इसके जो पौधा है इसका जो तना है इस पर क्या करना चाहिए, इसके चारों ओर जो इसका तना होता है इस पर क्या करना चाहिए, हमें लेप कर देना चाहिए चूने का, जिससे जो गर्म हवाएं हैं वो उस पर ज़्यादा, जो इस पौधे पर ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है उनका। तो क्या करना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए। जो चूने का लेप होता है उसका क्या करना चाहिए, फसलों पर, जो फल होते हैं नर्सरी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पर प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए, वायुरोधी वृक्ष रहते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए तथा इन वृक्षों की ऊंचाई मुख्य पौधे की
जो ऊंचाई है उससे 3 से 4 गुना होनी चाहिए। जो छोटे पौधे हैं अपने, मान लीजिए कोई नर्सरी का छोटा पौधा है, तो इससे क्या हो 3 से 4 गुना हो, मतलब इससे 3 से 4 गुना बड़ा हो वो वाला पौधा। तो ऐसे पौधे लगाने चाहिए हमें। तो वायुरोधी वृक्षों में कैसे पौधे लगाने चाहिए, जो मुख्य पौधे से क्या हो बहुत बड़े हो या 3 से 4 गुना क्या हो अधिक बड़े हो। तो वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाने चाहिए। और इन वृक्षों की ऊंचाई रखी जाती है वो कितनी रखनी जानी चाहिए, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 से 4 गुना अधिक रखनी चाहिए। अब वायुरोधी जो वृक्ष है उनके जो एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, शीशम है, जामुन है, नीम है, देसी आम है। तो ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन पौधों के को क्या करना चाहिए, वायुरोधी वृक्षों के रूप में काम लेना चाहिए। जैसे शीशम हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, और आम में कौन सा आम, देसी आम जो है वो लगाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है सभी चीज़ें। ये लू को बचाने के लिए कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए वायुरोधी दिशा में। तो ये देख लिया हमने लू की जो डेफिनेशन थी वो, और लू का जो बचाव है वो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो जल भराव है वो तीसरे नंबर का है, जल भराव। तो जल भराव होने पर क्या करना चाहिए हमें, जल भराव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जल भराव को इंग्लिश में कहते हैं वाटर लॉगिंग। क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। क्या कहते हैं, जल भराव को इंग्लिश में वाटर लॉगिंग। यानी कि जल भर जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक जल खेत में भर जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। और वाटर लॉगिंग होने से क्या होता है, जो फल वृक्ष होते हैं उनमें आर्द्र गलन रोग हो जाता है। फल वृक्षों में, सब्जियों में ज़्यादातर आर्द्र गलन रोग पाया जाता है। तो जो वाटर, अगर मान लीजिए किसी खेत में जो वाटर लॉगिंग हो रही है या जल भराव हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस खेत में क्या करना चाहिए, पहले ऐसा काम करना चाहिए कि जो पानी है अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालने के लिए सुविधा बनानी चाहिए अपन को। तो खेत से निकालने के लिए सुविधा बनानी चाहिए। इसमें पानी को जो बाहर निकाल देना चाहिए, ज़्यादा पानी हो रहा है, जो ओवरलोड पानी हो रहा है उसको। तो क्या करना चाहिए, वाटर लॉगिंग में, जो वाटर लॉगिंग है जल भराव का क्या हो, सर्वाधिक संवेदनशील फसलें पपीता है। तो जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्या पूछा जाता है कि जो वाटर लॉगिंग के प्रति या कि जो जल भराव के प्रति संवेदनशील फसल है, सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव जिस पर पड़ता है वो फसल कौन सी है। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, सर्वाधिक संवेदनशील फसल कौन सी है जल भराव के प्रति, तो वो है पपीता, यानी कि पपाया, केरी का पपाया बोलते हैं इसको भी, बोटनिकल नेम केरी का पपाया होता है। तो जल भराव से इसमें क्या होता है, आर्द्र गलन या फिर डंपिंग रोग पाया जाता है। तो ये क्या होता है, जो सर्वाधिक सहनशील संवेदनशील जो फसल होती है पपीता होती है। और जो पपीता जो नमी की वजह से इनमें क्या होता है, ज़्यादा नमी होने की वजह से इनमें कवक पनप जाते हैं, जैसे पिथियम राइजोपथेमिया हो गया। इधर से बहुत सारी जो स्पीसीज जो पैदा हो जाती है। और ये जो रोग, जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, इस रोग को उत्पन्न करते हैं। और कौन से रोग को उत्पन्न करते हैं, तो आर्द्र गलन या फिर डंपिंग रोग को। आर्द्र गलन रोग को और क्या बोलते हैं, तो तना सड़न भी बोलते हैं। आर्द्र गलन रोग को क्या बोलते हैं, तना सड़न या फिर पाद गलन क्या कहते हैं, तना सड़न या फिर पाद गलन भी कहते हैं तना सड़न को। तो ये देख लिए जो जल भराव है इससे कैसे हो रहा है, और जो इससे की कमी से जो रोग होते हैं वो आर्द्र गलन होता है। जो जहाँ पर ज़्यादा पानी ओवरलोड हो रहा है हुआ रहता है वहाँ पर आर्द्र गलन या डंपिंग रोग पाया जाता है उन फसलों में। पपीता इसके प्रति संवेदनशील फसल है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इसको ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अलावा अब देखेंगे सूखा, जो चौथे नंबर का है वो है सूखा। यानी कि सूखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, फसलों की जो खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो होता है सूखा। यानी कि सूखे को इंग्लिश में कहते हैं ड्रोट। क्या कहते हैं, ड्रोट। और ड्रोट हो जाता है, अगर मान लीजिए सूखा पड़ जाता है किसी स्थान पर, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो उससे हम जो फसलें हैं वो नहीं बो पाते हैं अच्छे से, उनकी उपज प्राप्त नहीं होती है। तो सूखे का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अपने फसल में, या फिर अपने लिए भी प्रभाव पड़ता है। तो जो सूखा है उसके जो बचाव करने चाहिए, तो उसके लिए क्या बचाव करने चाहिए, सबसे पहला जो उपाय है इसमें तो मल्चिंग करना चाहिए। यानी कि मल्चिंग को इंग्लिश में क्या मल्चिंग को और क्या बोलते हैं, तो पलवार बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें पलवार करनी चाहिए, मल्चिंग करनी चाहिए। और मल्चिंग में क्या करते हैं,
जो मल्चिंग है, तो मान लीजिए अगर पॉलीथीन बिछा रहे हैं जो मर्दा है, जैसे सोयल है, और सोयल की ऊपरी सतह पर अगर सोयल जो पॉलीथीन बिछाते हैं तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं, सोलेनाइजेशन कहते हैं, सोलेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनीकरण कहते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो इसे सोलेनीकरण कहते हैं, ठीक है, सोलेनीकरण कहते हैं इसे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप क्या करोगे, एक और चीज़ आती है, उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मतलब है ना, जैसे जो स्ट्रॉबेरी वगैरह के फल वृक्ष छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए अपन को, जैसे मान लीजिए कोई क्यारी है, अब इस क्यारी में अगर अपन वो फल वृक्ष लगाते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर लगाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक सिंचाई की जो ये रहती है पाइप रहते हैं वो दबा दिए जाते हैं, उनमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिसके द्वारा पानी ऊपर आ जाता है। और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की जो प्लास्टिक का जो कवर आता है वो बिछा देते हैं। और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, जो फल वृक्ष रहते हैं उनको उनके खड्डे कर करके, बीच में खड्डे कर करके बड़े बड़े, वहाँ पर उन फल वृक्षों को लगा दिया जाता है। जो फल वृक्ष लगाने हैं अपन को, उनको लगा दिया जाता है। और जो ये जो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नीचे से जल प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं अपन, तो उससे क्या होता है, जो फल वृक्ष है उनकी जो फल आ रहे हैं उन पर जो क्या होगा, अच्छे फल आएंगे, बेकार फल नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे। तो क्या होंगे, जो स्ट्रॉबेरियाँ वगैरह जो भी जिसके भी फल अपन लगाएंगे तो अच्छे से बनेगी, और उन नीचे नहीं अड़ेगी जो मिट्टी से, तो उसमें जो फल है वो बेकार भी नहीं होंगे। तो ये देख लिया। अब जो पलवार करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या है, तो ये नमी नियंत्रण करती है, जो नमी है उसको बनाए रखती है। और क्या करती है, तो खरपतवार नियंत्रण करती है। अगर मान लीजिए मिट्टी ढक देंगे तो उससे क्या होता है, जो जो नमी जो खरपतवार हो रहे हैं उनको जो पैदा होने के लिए टेम्परेचर अच्छा ये नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की स्थिति में वो जो खरपतवार के पौधे हैं वो क्या करते हैं, वहीं दबे रह जाते हैं और वहीं मर जाते हैं, यानी कि वहीं पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण में सहायक होता है मल्चिंग। और क्या करते हैं, मृदा ताप नियंत्रण, तो मृदा का जो टेम्परेचर है उसको भी क्या करती है, बनाए रखती है मल्चिंग या फिर पलवार। इसके अलावा क्या हो गया, येलो मल्च, यानी कि वाइट फ्लाई का जो वाइट फ्लाई कीट होता है उसका क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो कीट कौन के नियंत्रण करती है, येलो मल्च है, जिसका नियंत्रण करने में कौन सहायक होता है, तो जो मल्चिंग या पलवार है ये वाइट फ्लाई का नियंत्रण या फिर वाइट फ्लाई का कंट्रोल करती है। तो क्या हो गया, नमी नियंत्रण में सहायक होती है मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण में सहायक होती है, और मृदा ताप नियंत्रण में मृदा के ताप को बनाए रखने में सहायक होती है, और येलो मल्च कीट के नियंत्रण में भी सहायक होती है। अब जो ये काम में ली जाती है कि किन फल वृक्षों में, या फिर मतलब कैसे लाई जाती है, तो जो मान लीजिए फल लग रहे हैं बड़े बड़े पौधे, ये अपने जो उद्यान के जो फल है वो उनके वृक्षों के फल लग रहे हैं, तो ये मान लीजिए फल वृक्षों के पौधे छोटे छोटे। अब इन जो मल्चिंग है वो कैसे काम में ली जाती है, ये जड़ें अब कैसे काम में ली जाती है, तो जो ये बीच में जो खाली जगह पड़ी है इनके बीच में हम क्या कर देते हैं, जो फसलों के अवशेष होते हैं या फिर जो घास फूस या फिर पुआल होती है, पुआल डालते हो आप चावलों का जो बचता है, तो इसको क्या करते हैं, जो इनके बीच में जो ये जगह बचती है, ये जो जगह बचती है इन पर क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, मतलब अच्छे से बिछा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इन पर नमी बनी रहती है और जो पौधे हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है, मृदा ताप नियंत्रण रहता है इससे। तो ऐसे करते हैं, मतलब इनके जो खाली पड़ी बीच में जो जगह होती है वहाँ पर इनको बिछा देते हैं पलवार को, यानी कि मल्चिंग को। अब क्या करना चाहिए, दूसरा इसके उपाय के लिए तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जो फास्फोरस युक्त उर्वरक है, तो मान लीजिए मल्चिंग कर रहे हैं, तो उस मल्चिंग कर रहे हैं या फिर जो फास्फोरस युक्त उर्वरकों का क्या करना चाहिए, इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो फास्फोरस क्या होता है आप जानते हो, इसका कार्य क्या होता है, मेन कार्य। तो फास्फोरस क्या करता है, जड़ों के निर्माण में आवश्यक होता है। क्या होता है, जड़ों के फूटने में क्या होता है, आवश्यक होता है, या फिर जड़ों के निर्माण करने में आवश्यक होता है, ठीक है।
ये पता है आपको। तो क्या करना चाहिए, फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मान लो अपन मल्चिंग भी कर रहे हैं तो, या फिर जो कुछ बिछा के अगर उस पर खेती भी कर रहे हैं तो उससे जड़ें जो वृद्धि होगी वो अधिक जल्दी फूटेगी। या कोई सी भी ऐसी जो सूखी जो मिट्टी है, मतलब सूखा जो क्षेत्र है, वहाँ पर फास्फोरस युक्त उर्वरकों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो जड़ों का जो फुटान होगा वो जल्दी होगा और जल्दी से वृद्धि करेगी, वो बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा पानी की भी वो अवशोषण नहीं करेगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी उसको नहीं होगी। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो वायु वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का उपयोग करना चाहिए। जो वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन्स होते हैं उनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जो वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन्स है उनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो पहला है ए ऑप्शन, जो ए वो है रंध्रों को बंद करने वाले। तो जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, ये जो रंध्र होते हैं तो इनके जो एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। तो रंध्रों को बंद करने वाले जो हार्मोन्स है, अगर मान लीजिए पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो अगर बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो रंध्रों को बंद करने वाले हार्मोन कौन कौन से होंगे, एफ से ABA और एट्राजिन, CO, PMA, क्या कौन कौन से होंगे, ABA, एट्राजिन, CO और PMA, ये हार्मोन्स हो गए। और इसके अब जो दूसरा है बी ऑप्शन में, परत बनाने वाले हार्मोन्स का प्रयोग करना चाहिए। और परत बनाने वाले हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं, तो मोरबेलिक आ गया, सिलिकॉन आ गया, ऑयल आ गया। जैसे ऑयल जो रहता है उसको पत्तियों की सतह पर या जो तना जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है उन क्षेत्रों पर क्या करना चाहिए, लेप कर देना चाहिए या फिर लगा देना चाहिए। उसके ऊपर मोम हो गया, मोम को लगाना चाहिए या फिर उनका भी प्रयोग करना चाहिए। और एक सा डेका नॉल का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से परत बनाने वाले हार्मोन, तो मार्बेलिक हो गया, मार्बेलिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑयल हो गया और मोम हो गया, हेक्साडेकोनोल हो गया, हेक्साडेकोनोल हो गया। तो ये देख लिए। अब जो सी ऑप्शन है अपना वो देखते हैं, मतलब जो तीसरा है वो देखते हैं। ये भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन को रोकने में काम आता है। तो सी ऑप्शन में क्या करना चाहिए, परावर्तित प्रकार के जो हार्मोन्स है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो केओलिव 5% का प्रयोग करना चाहिए, जो केओलिव है उसका 5% गोल का प्रयोग करना चाहिए। जो चौथा है वो हो जाएगा वृद्धि रोकने वाले हार्मोन्स, यानी कि जो वृद्धि जो ग्रोथ है उसको रोकने वाले, जो वाष्पोत्सर्जन हो रही है उसको कम करने वाले जो हार्मोन्स है उसके जो काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जो पौधों की वृद्धि हो रही है उसको रोकने वाले। तो साइकोसेल हो जाएगा और क्लोरोमेक्वाट हो जाएगा। और क्लोरोमेक्वाट CCC को बोलते हैं। और इस जो साइकोसेल क्लोरोमेक्वाट है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी CCC की, तो साइकोसेल क्लोरोमेक्वाट। तो हमने क्या देखा, जो ये सूखा है उसमें देखा तो सबसे पहले तो मल्चिंग करना चाहिए, फिर फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए उससे सूखे वाले क्षेत्रों में, और वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें भी अलग अलग प्रकार के देखे, रंध्रों को बंद करने वाले जो हार्मोन्स है उनका प्रयोग करना चाहिए, फिर परत बनाने वाले हार्मोन्स का प्रयोग करना चाहिए, परावर्तित प्रकार के जो हार्मोन्स है उनका प्रयोग करना चाहिए, और वृद्धि रोकने वाले हार्मोन्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में इनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से विजिट करके आप जो लिंक दिया गया है उससे विजिट करके ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। और इसके साथ आप हमें सोशल जो अकाउंट्स होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।